गुड मॉर्निंग। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है आपको? एम आई ऑडिबल टू यू? वेरी गुड। चलो, अच्छा, अच्छी बात है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। बताओ, क्या पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में? ऑफ कोर्स, करंट अफेयर्स ही पढ़े थे। दैट वाज अ गुड वन। याना पेटा का अवार्ड्स देखे थे फॉर वेजिटेरियन। एक था आज का मसीहा सोनू सूद और एक है श्रद्धा कपूर। ठीक है। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जू बनाएंगे जामनगर में, वेयर देर इज ऑलरेडी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी। स्टेटस ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पाए गए थे? विच विच स्टेट? हाँ भाविका, वेरी गुड, वेरी गुड। नया एम्स राजकोट में ओपन होगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर और आईसीसी अवार्ड्स, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली थी? विराट कोहली। ठीक है, वेरी गुड। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, उसका इंपॉर्टेंस हम आज जो पढ़ेंगे उसमें भी आप देखोगे। ठीक है, ग्लोबल प्रवासी पोर्टल। 100 किसान रेल, ठीक है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश was the first missile that was developed by India back in 1990s और late 80s। उसको अब से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन ने बनाया है, एस रियाज सेन नाम है उनका। सबसे पहला हॉट एयर बलून इन अ नेशनल पार्क, वो कौन सा नेशनल पार्क था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नहीं, ख्वाहिश याद रखना, इट इज नॉट अ ड्राइवरलेस ट्रेन, इट इज अ ड्राइवरलेस मेट्रो। मेट्रो और ट्रेन में काफी फर्क है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मेट्रो और ट्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, मेट्रो, यस, द फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो। टॉय म्यूजियम कहां पे बनेगा सबसे बड़ा? गांधीनगर में। फर्स्ट वुमन ड्राइवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, अभी आज का सेशन शुरू करेंगे। वेरी गुड। हाँ, आकाश मिसाइल सिस्टम वी टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एनी आइडिया कोरियन वॉर कब हुई थी? देयर वॉज अ वॉर विच इज कॉल्ड कोरियन वॉर, आफ्टर विच नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। कुछ आइडिया है ये कब हुआ था? देखो भाई, कोरियन वॉर स्टार्टेड इन 1950 टू 1953। 1950 टू 1953, ठीक है। और आप एक बात देख लो, आपको लगेगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। दिस इज गिवन इन योर आईक्यू स्टैटिक की बुक। ठीक है,
मतलब आप इतना ही जो तुक्का मार रहे हो उसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपने एक बार भी आईक्यू की नोट्स पढ़ी होती तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता। कोरियन वॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, कोरियन वॉर अकॉर फ्रॉम 1950 टू 1953, आफ्टर विच नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया केम इनटू एक्सिस्टेंस। ठीक है, उसके लीडर का नाम क्या है? किम जोंग उन। ठीक है, ही रिसेंटली सेड दैट यूएसए इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, एंड आफ्टर ईरान, North Korea has again said that they will also start developing nuclear weapons। ठीक है, ईरान ने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है यूरेनियम को एनरिच करना। एंड इन द सेम वे इवन नॉर्थ कोरिया हैज सेड दैट वी विल आल्सो डेवलप मोर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, और कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल? प्योंगयांग। यस। और साउथ कोरिया का कैपिटल तो आई होप आपको आता होगा सबको, सील। ठीक है, यस। नाउ टेल मी दिस क्वेश्चन, द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान is known by which name? गौतम, एलओसी इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री। आपने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पूछा था इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसका नाम क्या है। मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया, स्टिल आई हैव गॉट ओनली वन आंसर। इट इज अ वेरी, मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा गलती कहां पे हो रही है। इतनी बार पढ़ाने के बाद भी अगर आपको रेडक्लिफ लाइन याद नहीं रहती तो हम क्या करेंगे? इट इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन। मैंने आपको यह भी बताया था दैट हमारी बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो भी सर रेडक्लिफ ने ही फिक्स की थी। और इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन कहते हैं उसे मैकमहन लाइन कहते हैं। एंड आई ऑल्सो टॉट यू अबाउट द थर्ड लाइन विच इज द लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। उस लाइन को क्या कहते थे? ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान। जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, लेकिन अफगानिस्तान वॉज अ डिफरेंट कंट्री। तो उस लाइन का नाम क्या था? वेरी गुड सिद्धांत। उस बाउंड्री का नाम था दुरंद लाइन। दुरंद लाइन। ठीक है, एंड नाउ द सेम दुरंद लाइन is the international boundary between Afghanistan and Pakistan। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड इन द सेम वे देयर इज वन इंपॉर्टेंट लाइन विच पासिस बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? एनी आइडिया गाइस? ये वो लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। आपने फोटो देखा होगा नॉर्थ कोरिया ने जब स्टेप किया था उसको। हाँ, डीएमजी भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड द 38th पैरेलल। ये मैप में आप देख रहे हो, इट डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। एंड दिस 38th पैरेलल इज हैवीली मिलिटराइज्ड जोन। यहां पे नॉर्थ कोरिया की भी बहुत सारी आर्मी है और साउथ कोरिया की बहुत सारी आर्मी है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डीमिलिटराइज्ड जोन। लेकिन ये जोन कौन सी लाइन पे लोकेटेड है? सो 38th पैरेलल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 38th पैरेलल इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, हाँ आदित्य। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट इज मून जे। ठीक है, लिख लो, राइट अबाउट द 38th पैरेलल। और जिसको दुरंद लाइन के बारे में नहीं पता और रेडक्लिफ के बारे में भी आप सबको नहीं पता, वो भी लिखो। ठीक है, और आई विल स्टिल एडवाइज यू टू रीड योर आईक्यू।
आइडियाज की स्टेटिक पोर्शन वाली बुक, ये हवा में से न्यूज नहीं आया था। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम योर स्टेटिक बुक, ठीक है। और मुफ्त के मार्क दे के आओगे या छोड़ के आओगे, ठीक है। धीरे धीरे एटलीस्ट एक पेज पढ़ो दिन का, तो हो जाएगा, एक महीने में पूरी बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो गाइस, शुड आई गो अहेड? ओके, देखो ये पूरे स्टोरी को हम बाद में आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो, ट्विटर इन एंड द फेसबुक वेर द टू सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। एंड ट्विटर हैज सेड दैट वी विल अलाउ द ऑफिशियल प्रेसिडेंट का जो पोर्टल होता है दैट इज अलाउड, बट दे विल क्लोजली वॉच इट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल अकाउंट था ऑन ट्विटर दैट हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। लेकिन जो पोटस है, पोटस इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ऑफिशियल अकाउंट चालू है, बट इट विल बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली। लिख लो, and this is called a country where the rule of law is followed to the core। रूल ऑफ लॉ का मतलब आप समझो कि एक प्रेसिडेंट का, अ सिटिंग प्रेसिडेंट, उसके पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया बाय द कंपनीज। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दैट नो मैटर हु यू आर, बट इफ यू वायलेट अवर पॉलिसीज देन वी विल ब्लॉक यू, ठीक है। और मैं आपके ऊपर सोचता हूं छोड़ने का, मतलब क्या ऐसा इंडिया में हो सकता है कभी, ठीक है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमने ब्रिटिशर्स से रूल ऑफ लॉ बोरो किया है, ठीक है। और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि रूल ऑफ लॉ जैसा कुछ होता है, ठीक है। चलो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हो आप लोग? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? चलो गोइंग अहेड। देखो, प्रवासी भारतीय डे का इंपॉर्टेंस देखो, और ये न्यूज पढ़ के आपको है ना किसी पर्टिकुलर न्यूज के बारे में उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 9 जनवरी को, मतलब कल, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था। ये ऑर्गेनाइज कौन सी मिनिस्ट्री करती है? द आंसर इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और ये क्यों करती है? बेसिकली दिस इज टू सेलिब्रेट दोज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो बाहर जाके दूसरे देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे अवार्ड भी दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो और इस थीम की इवेंट क्या थी कल? इवेंट की थीम क्या थी कल? द आंसर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखो, आज की डेट में अगर गवर्नमेंट कुछ भी करेगी ना तो उसके आगे सिर्फ आत्मनिर्भर लगा देने का, ठीक है। तो आपको भी कोई क्वेश्चन में या कुछ भी हो ना तो कहीं पे भी आत्मनिर्भर लगा देना, मतलब बहुत अच्छा बन जाएगा आपका, ऐसे भी बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका आंसर भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इवेंट के चीफ गेस्ट कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनेम, चंद्री कर प्रसाद संतोकी। लिख लो। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुरीनेम कहां पे आया है? किसी को आइडिया है? बिना गूगल करके मेरे को बताओ कि ये सुरीनेम करके चीज है वो कहां पे आई है।
अरे सिद्धांत, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड सिद्धांत। हाँ प्रसन्ना, वेरी गुड। इट इज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ब्राजील के ऊपर आया है, ठीक है। इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, सूरीनेम, ठीक है। और इसको क्यों नवाजा गया है? बिकॉज ही इज अ इंडियन ओरिजिन पर्सन। ब्रिटिशर्स क्या करते थे बैक इन द टाइम? इंडिया से दे यूज टू एक्सपोर्ट लेबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया से वो लोग लेबरर्स को लेके श्रीलंका ले जाते थे, इंडोनेशिया ले जाते थे, मालदीव्स ले जाते थे, मॉरिशस ले जाते थे, अफ्रीका ले जाते थे, साउथ अमेरिका ले जाते थे, कनाडा ले जाते थे, कैरिबियंस ले जाते थे, ठीक है। दे यूज टू टेक ऑल दिस लेबरर्स, और इन सब जगह पे वो प्लांटेशंस में काम करवाते थे हमसे, ठीक है। सो अब उनके जो वंशज है आगे के, दे आर डूइंग दिस अमेजिंग वर्क, ठीक है, इन दिस फॉरेन कंट्रीज। ओके गाइस, लिख लिया? जैसे आपने वेस्ट इंडीज के बॉलर के नाम का, वेस्ट इंडीज के जो बॉलर है सुनील नारायण, वो है क्या? मतलब बेसिकली हिज फोर फादर्स वेर ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली, ही इज अ इंडियन ओरिजिन पर्सन, ठीक है। सुनील नारायण जो बॉलर है, कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेलता है आई गेस, ठीक है। सो मतलब उसको पूछोगे कि 4-5 जनरेशन पहले उसके दादा परदादा कहाँ से बिलोंग करते, तो बोलेंगे कहीं कानपुर बानपुर यूपी बिहार से होंगे, या तो साउथ इंडिया से होंगे, ठीक है। Elon Musk becomes world's richest person, overtaking Jeff Bezos. लिख लो, it was the index published by Bloomberg, billionaire index, ठीक है। अंश, जो अभी कुछ फैक्ट्स चेंज हुए हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर द करंट वंस, लेकिन दे विल बी वेरी नेग्लिजिबल इन अमाउंट, बहुत कम होंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स जो चेंज हुए होंगे, ठीक है। अदरवाइज दे आर वेरी गुड, मतलब, ठीक है। जो नए कुछ चेंजेस हुए ऑफ कोर्स आपको वो नए पढ़ने हैं, लेकिन पुराने जो होते हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ भाई, ये सब है मस्क मस्क, सब कुछ अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। मतलब उनका कुछ डिफरेंट होता होगा। मैं ट्विटर फॉलो ही नहीं करता, सो मुझे कुछ पता नहीं होगा ट्विटर के बारे में, ठीक है। आई एम अ नो सोशल मीडिया पर्सन। ओके गाइस, लिख लिया? एलोन मस्क के शेयर्स, द टेस्ला कंपनी इज गिविंग हिम दिस मच रिटर्न्स, ठीक है। जब जब भी रिलायंस के शेयर्स आर नॉट डूइंग गुड, दैट इज द रीजन अंबानी के पास कम पैसा रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑल दिस बिलियनर्स, दे आर रिच बिकॉज ऑफ दो कंपनी इन विच दे हैव देयर स्टेक्स, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। चलो गाइस, नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी of Jeff Bezos, which deals in the space research? SpaceX जितने लिखा है वो गलत है, ठीक है। गलत गलत। आप लोगों का आंसर एकदम सही नहीं, एकदम गलत है। मैंने जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी के बारे में पूछा था, उसका आंसर ब्लू ओरिजिन है। मैं जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछा है आपको, और आप लोग पकड़ में आ गए। लेकिन इलॉन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। और दोनों की प्राइमरी कंपनीज, प्राइमरी मतलब जो उनका मेन बिजनेस था,
वो इलॉन मस्क का टेस्ला था एक जमाने में, अभी भी है, ठीक है। और जेफ बेजोस का अमेजोन है, ठीक है। नहीं, सीटीओ सीएफओ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब मैं पढ़ा पढ़ा के थक चुका हूं। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या सीख चुके हो मुझसे। आई वॉन्ट टू नो दैट आप लोगों को क्या याद है जो मैंने आपको पढ़ाया है। वेरी गुड आदित्य। गौतम, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। वेरी गुड आदित्य। Very good, guys. Guys, remember this. I am talking about United Nations Security Council, not United Nation. United Nation was formed in 1945. सिक्योरिटी काउंसिल में तो मेंबर धीरे धीरे ऐड हुए थे और बाद में इट वॉज क्रिएटेड। हाँ, वेरी गुड आदित्य। आदित्य, आपके पास एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये फोटो में लाया हूं ताकि आपको देखने में भी मजा आए। यहाँ पे सारी मेंशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इन दैट 5 आर परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूएसए। बाकी के 10 मेंबर्स हैं, वो वर्ल्ड को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स और उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। दिस 10 सीट्स आर नॉन परमानेंट सीट्स, ठीक है, बिकॉज आपको यहां पे सिर्फ 2 साल के लिए जगह मिलती है। परमानेंट मेंबर्स के पास परमानेंट सीट होती है एंड दे आर दोज हु आल्सो हैव वीटो पावर, ठीक है। रिसेंटली, और ये आप लिखोगे, रिसेंटली इंडिया वॉज सिलेक्टेड फॉर द 8th टाइम on the United Nations Security Council. India was selected 8th time. Guys, this news is very much important and I will say कि जो लोग क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग कोई एक आर्टिकल पढ़ लो इंडियन एक्सप्रेस में से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया रिसेंटली बिकम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर द 8th टाइम, ठीक है। क्या होगा इंडिया का टर्म from 1st January 2021 to 31st December 2020 और 122 23, ठीक है, 22 लिख लो। हाँ आदित्य, वेरी गुड। अगस्त में इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। एक बार इंडिया आज देखो, इंडिया इज नाउ ऑलरेडी ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल and in August India will act as president for a month on this council. लिख लो। वीटो पावर की परमिशन ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको वीटो की परमिशन ही नहीं है। वीटो सिर्फ और सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स को ही मिलते हैं, ठीक है। ये गाइस, दिस न्यूज इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंस। और मैंने जो कहा है कि जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड रीड वन आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, अबाउट दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया। लोवेस्ट और हाईएस्ट वीटो पावर जैसा कुछ नहीं होता प्रसन्ना। वीटो पावर सबको इक्वल होते हैं, ठीक है। लोएस्ट और हाईएस्ट जैसा कुछ नहीं होता वीटो पावर में।
Okay, guys, should I go ahead? लिख लिया सबने? चलो, okay. One more news regarding the United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee. इंडिया टू चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमिटी इन 2022. काउंटर टेररिज्म इज अ कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, ये इंडिया 3 साल के लिए इसका मेंबर बनेगा. ठीक है, और चेयर करेगा. मेंबर तो है ही लेकिन चेयरमैन भी होगा. ठीक है, एंड दिस particular council was created after the 9/11 attack on the United Nations, क्या United States of America. ठीक है, लिख लो. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आपको दिख रही है तो मेरे को बताओ कि इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जिसके ऊपर आपको मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. A very important question. Yes, very good, सिद्धांत. That इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में? वेरी गुड. यस, यहाँ पे लिखा है TS तिरुमूर्ति. हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में. यहाँ पे लिखा है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड अ पर्टिकुलर न्यूज इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देख, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन में? TS तिरुमूर्ति के पहले कौन थे? ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, सो आपको पता ही होना चाहिए. TS तिरुमूर्ति के पहले कौन थे? अकरबुद्दीन साहब, सैयद अकरबुद्दीन. ठीक है, इफ यू गाइज रिमेंबर, अब शायद आपको ऐसा नाम सुनने में आया होगा कि हाँ हमने ऐसा नाम सुना है. Okay, guys, should I go ahead? हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो. वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट. मैंने आपको ये भी पढ़ाया था दैट इंडिया को जिनीवा में जो रिप्रेजेंट करता है इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड कौन है? इफ यू गाइस आर एबल टू रिकॉल, सोचो, मैं पढ़ा चुका हूं ये आपको. वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड. हु रिप्रेजेंट्स इंडिया? इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इन जिनीवा, इन वेरियस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस? सिर्फ 2 जन को याद है जो मैंने एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ाया होगा. द आंसर इज इंद्रमणि पांडे. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. देखो, यूएस कैपिटल, जो यूएस की पार्लियामेंट होती है उसको कहते हैं यूएस कैपिटल. नाउ दे हैव ऑफिशियली कंफर्म द विक्ट्री ऑफ जो बाइडेन. ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस वाज ओवरसीइंग द फाइनल काउंटिंग. ठीक है, जो यूएस कैपिटल खुद सर्टिफाई कर दिया है अब तो दैट जो बाइडेन इज द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. एंड यूएस और माइक
वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस वॉज ओवरसीइंग द होल प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन हो रहा था, टैली हो रहा था, वो सब वाइस प्रेसिडेंट देख रहे थे, ठीक है, लिख लो। ओके गाइस, गोइंग अहेड। देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, बेसिकली ये है क्या? द आंसर इज, ये टाइम को कैलकुलेट और मेजर करने के लिए एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक डेवलप की गई है इंडिया में, ठीक है। इट इज मेजर इन एटॉमिक टाइम स्केल, मतलब बहुत ही प्रिसीजन वाली ये घड़ी बनाई गई है इंडिया में, ठीक है। किसने बनाई है? एनपीएल ने बनाई है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, और सीएसआईआर ने मिलके बनाई है। ये इतनी एक्यूरेट है दैट इट इज जस्ट 2.8 सेकंड्स, मतलब इतना ही एरर आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2.8 नैनो सेकंड्स, लिख लो। और इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, वर्ल्ड में देयर इज एन इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भी है, विच इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, बिकॉज ये अर्थ के रोटेशन को एकदम प्रिसाइजली मेजर करती है। जितना अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए टाइम चाहिए, उसको ये एकदम प्रिसाइजली मेजर करती है, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, लिख लो। ये मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, इसके रिलेटेड एक और न्यूज हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, लिख लिया? इसका आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। इसरो है, डीआरडीओ है, ये ऑर्गेनाइजेशन में द टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट मोस्ट इंपॉर्टेंस टाइमिंग को दिया जाता है, ठीक है। सो वी विल बी एबल टू मेजर टाइम मोर एक्यूरेटली, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है। अच्छा, who was the president of USA when the bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki? यूएस प्रेसिडेंट का नाम कौन था, क्या था? अरे बुश कहां से आ गया? वेरी गुड गाइस, रूजवेल्ट लिख रहे हो आप, बुश लिख रहे हो आप, क्या बात है। ये चीज मैंने आपको अगस्त के महीने में पढ़ाई थी, आई स्टिल रिमेंबर। मैंने आपको अगस्त में जब हिरोशिमा और नागासाकी के आर्टिकल के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, तब मैंने आपको पढ़ाया था। अरे बिल क्लिंटन है ना, बच्चा होगा बच्चा, ही मस्ट बी अ बेबी चाइल्ड व्हेन द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। मैंने आपका इसको इंपॉर्टेंस भी समझाया था कि इस इवेंट को 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं, सो यू शुड नो दिस थिंग्स। सो अभी जिन लोगों को नहीं पता ना, वो इसका आंसर गूगल करके पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न ऑन योर ओन, मैं नहीं पढ़ाने वाला ये। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, ठीक है। रूजवेल्ट नहीं थे, रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन वॉर, इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन हां बोलने वाला प्रेसिडेंट फॉर
बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इज समबडी एल्स, ठीक है। सो आई वांट कि आप लोग उसको ढूंढो अब खुद से, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। देखो, ये आप सबका मोस्ट अवेटेड न्यूज आ गया है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। देखो, स्टोरी बेसिकली क्या थी, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड। मैं और मेरे दोस्त भी बात करते थे दैट देयर माइट बी अ सिचुएशन कि डोनाल्ड ट्रंप विल नेवर लीव द व्हाइट हाउस एंड ही विल नेवर कंसीड इट दैट ही हैज बीन डिफीटेड। सो ही एक्चुअली, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ही एक्चुअली सेड, मतलब ये प्रोटेस्ट के लिए उसने उसके सपोर्टर्स को बोला कि नहीं नहीं आप जाके प्रोटेस्ट करो, बिंदास करो, ठीक है, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करना। सो फॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा मेरे ख्याल से दूसरी बार हुआ है कि यूएस कैपिटल, जहां पे उनका पार्लियामेंट है, उसके अंदर लोग घुस गए। मतलब आप समझ रहे हो, अन्ना हजारे और उनकी टीम पूरी की पूरी पार्लियामेंट के अंदर चली जाए, सबको तोड़ फोड़ कर दे, वैसा हो गया, ठीक है। बिकॉज दे सेड दैट दिस इलेक्शन वॉज बोगस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट न्यूज इन दिस इज 25th अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएस में everyone was telling Vice President Mike Pence that he should initiate the removal of the President of the United States by using Article 25th. ठीक है, 25 the 25th amendment, the 25th amendment allows the Vice President to issue a resolution against the President of India that he is incapable of discharging his duties as the president of the United States, तो इनको निकाल दो। ये अमेंडमेंट तब भी यूज किया जाता है when the president dies in the office, तो इनकी जगह पे कौन आएगा? The vice president. That is also mentioned in this amendment. ये अमेंडमेंट ये भी कहता है that suppose डोनाल्ड ट्रंप को हार्ट अटैक आ जाता है और उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, then who will act as the president? The answer is again the vice president, ठीक है। So the 25th amendment act is very 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 important। ये आप जो है वो लिखो। यूएस कैपिटल राइट्स के बारे में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो शायद 25th amendment के बारे में पूछेंगे, ठीक है, लिख लो। गाइस एनी क्वेश्चन इन दिस? आपको पता चला 25th अमेंडमेंट क्या करता है? बेसिकली 3 कंडीशंस या 4 कंडीशन के ऊपर ये एक्ट लाया जा सकता है। 1, व्हेन द प्रेसिडेंट डाइज इन द ऑफिस, तो उनकी जगह कौन लेगा? द वाइस प्रेसिडेंट। द सेकंड इज व्हेन ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कुछ उनको मेडिकल इमरजेंसी हो, देन अगेन वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। द थर्ड इज सपोज प्रेसिडेंट ऐसे गलत काम कर रहा है लाइक डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, देन द वाइस प्रेसिडेंट एंड द हायर ऑफिशियल्स कैन इनिशिएट अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिज रिमूवल, ठीक है। एंड वेयर इज यूएस कैपिटल लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस कैपिटल कहां पे लोकेटेड है? आई होप ये तो सबको पता ही होगा। कहां पे लोकेटेड है यूएस कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी, यस। लास्ट ईयर एक एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था दैट वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, और ये मैं आपको पढ़ाया था, मैंने तब भी पढ़ाया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आदित्य, रिवर सीन तो मतलब यूरोप में आई, ठीक है, पेरिस के बाजू में से जो रिवर गुजरती है दैट इज रिवर सीन, ठीक है। द आंसर इज पोटोमैक रिवर, यस, पोटोमैक रिवर। ये भी लिख लेना। US capital is located in Washington DC and Washington DC is on the bank of the river Potomac and DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये भी लिख लो। व्हाइट हाउस कहां पे लोकेटेड है? व्हाइट हाउस कहां पे लोकेटेड है? जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन कहां पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है व्हाइट हाउस, ठीक है।
एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जॉर्ज वॉशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कभी व्हाइट हाउस में नहीं रहे थे क्योंकि तब व्हाइट हाउस था ही नहीं. बट द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉन एडम्स, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू स्टे इन व्हाइट हाउस. ठीक है. ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज वेरी रिच, प्रसन्ना. ठीक है. ही वॉज फ्रॉम साउथ साउथ यूएसए. ही हैड नंबर ऑफ स्लेव्स अंडर हिम. ठीक है. सो ही वॉज सर्टनली नॉट पुअर एंड ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग मिलिटरी कमांडर. ठीक है. हाँ, मैं समझ गया, मैं भी आपके साथ मजाक ही कर रहा हूँ, वो तो ऑफकोर्स आई नो. ठीक है. ओके गाइस, अगर जो क्लैट की एग्जाम दे रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर वन क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द लास्ट ईयर जब पैटर्न चेंज हुई थी, तब मॉडल क्वेश्चन जो आया था आपका मॉडल पेपर, उसमें दे कंपेयर द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इंडियन प्रेसिडेंट. In that, they ask an article about comparing the impeachment process of the United States president and the president of the India. ठीक है. So I want to tell you some information about the president of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम प्रोविजन है that if a president dies, तो उनकी जगह पे कौन आता है? Who takes his seat? अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफिस में गुजर जाए तो उनकी जगह पे कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट हमने क्यों बनाया है? ठीक है. द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस, इन द वैकेंसी और इन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऐसा मान लो कि आज फॉर एन एग्जाम्पल कोई गलत मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज रामनाथ कोविंद गुजर जाए आज और कल उनके दुख में वेंकैया नायडू भी शायद गुजर जाए, तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट? अब तो प्रेसिडेंट भी नहीं है, अब तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है. अरे तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेगा, कभी ऐसा नहीं होता. तो कौन बनेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं आपको कंपैरिजन इसके लिए बता रहा हूं बिकॉज ऐसा एक आर्टिकल क्लैक्ट में पूछ चुके हैं. ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस दोनों की ऑफिस खाली हो तब. ठीक है. चलो ये याद रखना. हाँ, यूएसए में स्पीकर बन जाते हैं. यस, यूएसए में द थर्ड पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट विल बी स्पीकर. ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, वो भी शौक में गुजर जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे. ठीक है. एकदम अच्छे से वेल मेंशन प्रोविजंस है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग दिस थिंग्स. ठीक है. चलो आगे चलेंगे. ये याद रखना, दिस हायरार्की इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस. ठीक है. चलो. सत्यपाल, renowned fashion designer, he passed away at the age of 79 and he was a very influential and a very big designer. ठीक है. लिख लो. He was credited for giving Indian sari a more modern and contemporary outlook. ठीक है. लै अफेयर करके उनका कुछ ब्रांड था, पता होना चाहिए, लिख लो. कुछ ज्यादा है नहीं. सत्यपाल, he was a designer, he is known for his sarees. ठीक है, बस बात खत्म.
चलो गाइस, हो गया, शुड आई गो एड? लिख लिया सबने? तीन लाइन लिखनी है, कितना टाइम लगाओगे इसमें? गौतम, फ्रेंच सीखना पड़ेगा उसके लिए हम दोनों को, तो शायद पता चलेगा। फ्रेंच सीखना पड़ेगा, ठीक है? चलो गाइस, आई एम गोइंग अहेड। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग क्लैट अगेन, they have to read one article from Indian Express about the whole DFC project. DFC stands for Dedicated Freight Corridor. In that news, you have to learn about what is Western DFC and what is Eastern DFC. Eastern Dedicated Freight Corridor or Western Dedicated Freight Corridor. ठीक है? Because this is a very, very important project. और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में पिछले साल भी पूछा था क्लैट में अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन द सेम वे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है? दिस आर लाइक हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज ये बार बार न्यूज में आ रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया है। आपको यह पता होना चाहिए दैट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वो कहां से कहां जाता है और कौन से स्टेट से गुजरता है। जैसे कि डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वो दादरी से लेके, दादरी आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है जगह यूपी की, ठीक है? दादरी लिंचिंग, मॉब लिंचिंग तो पता ही होगा सबको। सो दादरी से लेके मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वहां तक जाएगी, ठीक है? दैट इज द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। दैट मीन्स वो कौन से स्टेट को कवर करेगा? द आंसर इज यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मुंबई। एंड देन देयर इज द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लुधियाना and ends in Dankuni, which is located in West Bengal। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है? तो वो कौन से स्टेट्स कवर करेगा? द आंसर इज पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ये मैप मैंने इसके लिए लगाया है ताकि आपको अच्छे से पता चले और आप देख सको और समझ सको, ठीक है? लिख लो गाइस। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, बाकी सब लोगों को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आपका काम हो जाएगा, लेकिन द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट दे शुड रीड वन आर्टिकल। बस एक आर्टिकल से अब आपका काम हो जाएगा। आपको इट्स लाइक गिवन 5 मोर मिनट्स, आपको सिर्फ 5 मिनट ज्यादा देनी पड़ेगी। कमर्शियल ऑपरेशन, प्रसन्ना, कमर्शियल के बाद ऑपरेशन लिखा है, ठीक है? लिख लो। हाँ, हिंदू से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस इज लाइक इजियर लैंग्वेज, बस वो हिंदू थोड़ा इंग्लिश, लेकिन आप हिंदू पढ़ सकते हो बिकॉज आपको इंग्लिश भी तो अच्छा करना है, ठीक है? सब लोगों को। सो हिंदू पढ़ सकते हो। हिंदू की इंग्लिश बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है? थोड़ी हाई लेवल की होती है। अरे न्यूज़पेपर दोनों ठीक ही है, ठीक है? कोई भी पढ़ लो। आपको थोड़ा आसान इंग्लिश चाहिए तो इंडियन एक्सप्रेस, एकदम आसान इंग्लिश चाहिए देन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो इट? और
द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का अपना मजा है, ठीक है। उसमें अहमदाबाद मिरर भी आता है जिसमें दुनिया भर की फालतू की चीजें दी होती है, ठीक है। तो उसकी मजा अलग है। चलो, सिर्फ ऊपर की लाइन लिखना। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है इन देयर रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 दैट फ्रॉम 1901 मींस पिछले 120 साल में दिस वॉज द 8th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का प्रूफ आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, ठीक है। दिस वॉज द 8th वार्मेस्ट रिकॉर्ड, लिख लो। गर्मी बढ़ती जा रही है। एक्सट्रीम विंटर्स एंड extreme winter and extreme summers. Full form of IMD is Indian Meteorological Department, जो प्रिडिक्शन करता है कि बारिश गिरेगी, गर्मी बढ़ेगी, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, जाऊं आगे। ठीक है, चलो। अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आए थे उनके नाम मुझे बताओगे आप लोग 2020 में, और जो बे ऑफ बंगाल में आए थे उसके बताओगे आप। मैं ये पांचों पांच पढ़ा चुका हूं आपको, सो आई एक्सपेक्ट अ वेरी इजी आंसर्स फ्रॉम यू। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर आया है, ये भी मुझे पता था कि ऐसा होगा। निसर्ग है, आम्फान है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली अरेबियन सी में कौन सा आया था उसके बारे में पूछा है। देयर इज अ रीजन गाइस व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे दैट व्हिच साइक्लोन्स वर फॉर्म्ड इन अरेबियन ओशन रिसेंटली, तो उसमें आप एम्फान को टिक करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसके लिए मैं ये करवा रहा हूं। जो अरेबियन सी में आए थे उनका नाम था, अरे भाई इधर है, हाँ, निसर्ग, और दूसरे का नाम था गति। और बे ऑफ बंगाल में जो आए थे उनका नाम क्या है? निर्वर, रूवी और एम्फान। ये इतना आसान से आसान क्वेश्चन में आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, कैसे चलेगा? एंड दिस इज आफ्टर डूइंग दिस थिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कितनी बार पढ़ चुके हम, ये पांच के बारे में पढ़े, ठीक है। निसर्ग एंड गति वेर इन द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वेर बे ऑफ बंगाल में निर्वर था, ध्रुवी था और एम्फन था। और ये निर्वर और ध्रुवी तो मतलब हमने पिछले महीने पढ़ा था, जस्ट अ मंथ बिफोर, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पे तो कोई बात नहीं, एग्जाम देनी है आप लोगों को, तो यू शुड डू दिस थिंग्स। चलो आगे चलेंगे। एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है, एंड दे हैव सेड दैट दे विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय 2023। The project will have floating solar energy panels with a capacity of 600 megawatt power generation in the backwater of Omkareshwar Dam. Basically, ओमकारेश्वर जो डैम है उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाई जाएंगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, ठीक है। And this will be the world's largest floating solar project. I still remember, मैंने आपको ये भी बताया था that सबसे बड़ा
लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के पास है? अभी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उनके पास? वेरी गुड ख्वाहिश। द आंसर इज चाइना। चाइना के पास सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जनरेशन प्लांट है। एंड देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज कॉल्ड रशिया, जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिनका न्यूक्लियर रिएक्टर इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आदित्य, मैं आपको सोचने के लिए आई वॉन्ट यू टू थिंक कि आपकी गलती कहां पे हो रही है। मैं अभी आपको आंसर बता दूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। आपने जो खुद लिखा है आप उसके ऊपर सोचो, और ये जो पीपीटी में मैंने आपको लिखवाया है आप उसके बारे में सोचो, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ पड़ जाएगा। और अगर ना पड़े तो मुझे बताना, तो मैं बता दूंगा आपको। आई वॉन्ट यू टू थिंक, क्योंकि आंसर आपके सामने है एग्जैक्ट। आंसर आपके सामने है, मैं बता दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचो तो आपको खुद से पता चलेगा कि नहीं मेरी गलती यहां पे हो रही है, बिकॉज यहां पे ही लोग गलती करते हैं। ओके गाइस, शुड आई गो एड? आदित्य, अगर ना पता चले मुझे लास्ट में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, एक ही आंसर दे दूंगा, काम हो जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे लास्ट में बताना, ठीक है? कि आपको क्लिक हुआ, क्या गलती है आपकी, वरना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? चलो देखो, रिसेंटली एक डेडिकेटेड ह्यूमन राइट्स सेल बनाया है। ये ह्यूमन राइट्स सेल करेगा क्या? बेसिकली आर्मी के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उससे और इफेक्टिवली डील करने के लिए दिस ह्यूमन राइट्स सेल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है? और इसको हेड कौन करेगा? देन आंसर इज इट विल बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल, एंड दिस मेजर जनरल नेम इज गौतम चौहान, ठीक है? ही इज द फर्स्ट हेड ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स सेल, ठीक है? लिख लो। ओके गाइस, लिख लिया आप सबने? ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। चलो अभी हो गया, अब चले आगे। चलो देखो, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन यू शुड जस्ट नो सम टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब अगर कुछ पूछे तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन देख लो सिर्फ एक बार, बिकॉज बेसिकली अभी एक केस पाया गया है इन डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
उसमें आफ्टर रनिंग ऑल द टेस्ट ऑन द वुमन उसकी इलनेस क्या है वो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है। और इसकी हाइपोथेसिस ये है दैट द पर्सन हु फाउंडेड द इबोला वायरस इन 1976, हिज नेम इज, यहां पे लिखा है जीन जैक टैम्फुम, ही हैड सेड दैट ऐसे बहुत सारे वायरसेस आपको अब मिलेंगे विच विल बी द थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। और उस वायरस का नाम बताया गया था डिसीज एक्स। नाउ दिस डिसीज एक्स हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि ऐसा डिसीज की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लिख लो। इससे आपको एक और बात पता चल जाएगी दैट इबोला वायरस किसने ढूंढा था। द आंसर इज जीन जैक टैम्फुन। ठीक है, जिम बिम से आप लोग याद कर सकते हो इसको। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा जिम बिम क्या है। ठीक है, try to see a documentary on YouTube like what are the reasons for this viral infections increasing day by day। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, वॉक्स पे है मेरे ख्याल से, VOX पे, वॉक्स करके एक चैनल है। बहुत अच्छा उसमें दिखाया गया है दैट व्हाई वी विल बी फेसिंग मच मोर इन्फेक्शंस, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। गाइस आई स्टिल रिमेंबर मैंने आपको जूनोटिक डिसीज के बारे में पढ़ाया था दैट व्हाट आर कॉल्ड जूनोटिक डिसीजेस। एक लाइन में कैन यू टेल मी व्हाट आर जूनोटिक डिसीजेस? आई हैव टॉट यू गाइस। मैंने क्या ये कोरोना वायरस के रिलेटेड ही समझाया था मैंने आपको। बेसिकली दे आर द डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स। जीन जैक रूसो के, यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड रिमेंबर बाय जीन जैक रूसो, जनरल विल कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जीन जैक रूसो से भी याद रख सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो ओके। इंडिया की जो एंटार्क्टिका में ऑब्जर्वेटरीज है उन ऑब्जर्वेटरीज के नाम मुझे बताओ। ये आसमान से नहीं टपका है, ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। सो आपको बहुत इजीली याद आ जानी चाहिए। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि सबसे पहले हमने ये बनाई थी, लेकिन वहां पे एवलांच के कारण वो सबमर्ज हो गई और बाद में हमने 2 नई और ऑब्जर्वेटरी बनाई है जो फुल्ली फंक्शनल है अभी। आदित्य, स्वयं, प्रसन्ना, सिद्धांत, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नाउ इफ यू रिमेंबर दैट दक्षिण गंगोत्री was the first Indian observatory in Antarctica. The second was Maitri, the third was Maitri and Bharti। और जो हमारी ऑब्जर्वेटरी आर्कटिक में है उसका नाम क्या है? हिमाद्री, वेरी गुड, उसका नाम था हिमाद्री। चलो, recently India has launched its 40th scientific expedition to Antarctica। Now यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है that which continent is called as white continent? The answer is Antarctica। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये 40th एक्सपीडिशन कौन सी शिप से शुरू होगा, कौन सी शिप जाएगी अंटार्कटिका? द आंसर इज MV वैसिलिन गोलोवनिन। ठीक है, लिख लो। एंड द एंटायर प्रोजेक्ट इज हेडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन गोवा। ठीक है, वो इंडिया के सारे एंटार्क्टिक प्रोजेक्ट और आर्कटिक प्रोजेक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। ठीक है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। लिख लो।
हो गया? शुड आई गो एड गाइस? हो गया सबका? चलो आई एम गोइंग एड नाउ, ठीक है? देखो, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो पोंग डैम है वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को डेड पाया गया है, ठीक है? सो वी शुड नो सम डिटेल्स अबाउट पोंग डैम। व्हाई? बिकॉज इसे प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट वेयर इज पोंग डैम लोकेटेड। द आंसर इज इन हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? द आंसर इज बियस, ठीक है? वो भी पता होना चाहिए। और हमने इंटरनेशनल रामसर साइट के बारे में पढ़ा था व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सोकर लेक ऑफ लद्दाख, ठीक है? सो पोंग डैम इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल रामसर साइट, ठीक है? यहां पे मोर देन 2500 बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन फाउंड डेड, ठीक है? और उसमें से जो बार हेडेड गीस है, बार हेडेड गीस, दैट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स दैट माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया एंड मंगोलिया, ठीक है? लिख लो। और वो ये सब साइबेरिया और मंगोलिया से निकलते हैं और इंडिया से पास होके जाते हैं। काफी सारे बर्ड्स इंडिया में रुकते हैं और कुछ जाते हैं अफ्रीका जाते हैं, कुछ जाते हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है? और आफ्टर द विंटर गेट्स ओवर, देन फ्रॉम द सेम रूट दे अगेन गो बैक टू साइबेरिया एंड मंगोलिया, ठीक है? लिख लो। ओके गाइस, शुड आई गो एड? हो गया? देखो, आपको है ना मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। एक साइड सो कर देंगे, एक साइड पोंग डैम दे देंगे और बाद में सामने 4 स्टेक रख देंगे, ठीक है? तो ये सारी प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चंस है, पता होना चाहिए हमको, ठीक है? चलो आई एम गोइंग अहेड। देखो, जापान हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। Why Japan is doing it? Sorry, Japan has decided to develop first wooden satellite. Why? The answer is to reduce the space junk. Space junk क्या है? Debris क्या है? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। Because किसी भी सैटेलाइट की एज, लाइफ स्पैन वो 10 साल की होती है। After 10 years, that particular satellite in space इज ऑफ नो यूज और वो घूमता रहता है।
कभी कभार टूट जाता है। सो उसके कारण द स्पेस इज ऑल्सो फुल ऑफ डेब्रिस। हमको लगता है कचरा हम लोग सिर्फ यहाँ पे करते हैं, द आंसर इज नो। हमने स्पेस को भी एक कचरा बना दिया है, ठीक है, स्पेस को भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है दैट देयर आर नियरली 6,000 सैटेलाइट दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आप सोचो, सिर्फ 6,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं सैटेलाइट अर्थ के आजू बाजू, ठीक है, एंड 60% ऑफ देम आर स्पेस जंक। तो ये जंक को रिड्यूस करने के लिए जापान इज डेवलपिंग फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है, लिख लो। स्पेस जंक इज अ ह्यूज इश्यू नाउ, ठीक है। आप समझ लो कि कभी इसरो का कोई अच्छा वर्किंग सैटेलाइट अगर स्पेस डेब्रिस से टकरा जाए तो इट इज अ लॉस ऑफ मनी, रिसोर्सेस एंड एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है। इट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस बेसिकली। जाओ आगे, हो गया। ओके गाइस, चल गोइंग अहेड। Prime Minister Modi recently inaugurated a natural gas pipeline from Kochi to Mangalore, ठीक है। Kochi is located in Kerala, Mangalore is located in Karnataka. Basically, this natural gas pipeline is 450 kilometers long, traveling from Kochi to Mangalore. मतलब स्टेट ऑफ केरला एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये लोकेटेड है, ठीक है। किसने बनाया है ये? द आंसर इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिख लो। ओके गाइस, हो गया। पहले पढ़ाया है गेल के बारे में मैंने, लेकिन रिकॉल सबको नहीं होता ना। यू हैव टू रिकॉल दिस थिंग्स, याद आना चाहिए। यस, द फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, ऑनलाइन ट्रेडिंग गैस सिस्टम सबसे पहला रिसेंटली इंडिया में शुरू हुआ है, तब भी डिस्कस अबाउट गेल ऑल्सो, ठीक है। यस, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया? चलो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज पार्टिसिपेट। आपके घर पे जो गैस आता है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है? पता है, मम्मी पूछती है कि स्मेल आवे छे, इज द गैस लीकिंग? सो स्मेल जो है, हाँ, वो स्मेल आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज अगर नेचुरल गैस लो जो आपके घर पे आता है, उसमें तो दैट इज अ ऑर्डरलेस गैस, मतलब उसकी स्मेल ही नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा ना करते तो घर पे दिवाली हो जाती, ठीक है।
सो स्मेल इज एडेड ताकि पता चले कि गैस लीक हो रहा है, ठीक है, इंटेंशनली ऐड की जाती है ताकि दिवाली ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वरना इट इज एन ऑर्डरलेस गैस, जो घर पे गैस आता है वो एक्चुअली में ऑर्डरलेस होता है, लेकिन वो स्मेल उसमें ऐड की जाती है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये पढ़ लेना। वेल प्रिजर्व्ड आइस एज राइनो इज फाउंड इन साइबेरिया। अगर मैंने इसका बाद में वीडियो देखा, ये आपको लगेगा कि ये इतना फ्रेश है, ये तो 2 दिन पहले ही मरा है। रियली यू शुड सी दिस, एंड दिस इज पॉसिबली मोर ओल्डर देन 20,000 years। 20,000 साल पुराना है ये राइनो, जिसका रिसेंटली मिला है। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कार्कास ऑफ एन एनिमल, बिकॉज ये इतना फ्रेश है, बिकॉज ये डिकम्पोज ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। डिकम्पोजिशन के लिए आपको हीट चाहिए, लेकिन ये तो पूरे साइबेरिया के अंदर पाया गया है, जो एकदम फ्रोजन रहता है, ठीक है। परमाफ्रोस्ट का मीनिंग है परमानेंटली फ्रोजन। द एरिया विच इज परमानेंटली फ्रोजन इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट, ठीक है। इसके सारे टिश्यू भी इंटैक्ट है, ये इतना अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। सो इसके ऊपर अभी स्टडी बड़ी करेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है। Okay, guys, should I go ahead? Arch, this whole area has number of gas exploration project, ठीक है। Number of oil exploration projects are going on in Arctic region, ठीक है। और आर्टिक रीजन जितना मेल्ट हो रहा है, उसके कारण पीपल आर गोइंग देयर मोर, एंड दे आर मोर डैमेजिंग द इकोसिस्टम ऑफ द आर्टिक रीजन, ठीक है। पहले वो परमानेंटली फ्रोजन रहता था, तब आइस मेल्ट ही नहीं होता था कि लोग वहां पे उतना जा सके, शिप जा सके। लेकिन नाउ ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द रीजन, all the ships are able to pass easily and everybody is going there, ठीक है। So it will be destroying Arctic ecosystem anyway. हेमंत कुमार पांडे wins DRDO Scientist of the Year Award। DRDO ने सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट का खिताब हेमंत कुमार पांडे को दिया है for his contribution in developing several herbal medicines including the popular drug leucoxin, ठीक है। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो पता ये नहीं चला कि बाबा रामदेव को बीट कैसे कर दिया इस बंदे ने। मतलब बाबा रामदेव के पास ही सारे इलाज है, हर्बल बर्बल, ठीक है। हमारा वेरी ओन साइंटिस्ट बाबा रामदेव, पता नहीं उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया। कोरोनिल बना दिया था सबसे पहले, मतलब यार रिस्पेक्ट नहीं है उस बंदे की इतनी। Oh God. अरे ये मजाक कर रहा था मैं, सब लोग सीरियसली मत लेना लेना, ठीक है। It was a joke. Okay, guys, should I go ahead? हाँ, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन उनके लिए वो योगा का मैंने बताया ना आपको, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बोला है ना कि अब योगा से आप कंपटीशन करोगे, तो बाबा रामदेव उसमें मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। वो फर्स्ट आएंगे ना सब में, हर एक योगा में फर्स्ट, यस। चलो,
जाओ मैं आगे। हाँ, कंपेंसेट कर दिया, बुरा ना लगे, बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस, गोइंग अहेड, ठीक है। अरे ये पोर्ट्स है, मुझको सिर्फ इतना जानना है कि एडन पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको मुझे बताना है। और रोटरडैम कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको मुझे बताना है। एडन इज द प्लेस वेयर धीरूभाई अंबानी यूज्ड टू वर्क व्हेन ही वाज अ टीनेजर। आपने गुरु मूवी में देखा होगा। दैट इज लोकेटेड इन येमेन, और येमेन का कैपिटल क्या है? येमेन का कैपिटल क्या है? सीरियसली, नो कैपिटल्स, एक को भी नहीं पता? नेदरलैंड, ठीक है। चलो, देवर इन न्यूज, दैट इज वाई वी आर रीडिंग इट, ठीक है। एडन के बारे में न्यूज आया था, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो इसके बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। रोटरडैम को गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम रोटरडैम यू कैन ट्रैवल थ्रू होल ऑफ द यूरोप थ्रू इनलैंड वाटर सिस्टम, ठीक है। अरे प्रसन्ना, वो मूवी में टर्की दिखाया है, लेकिन वो टर्की काम नहीं करते थे, ठीक है। वो सिर्फ मूवी में दिखाया है। Who has been awarded a knighthood in the UK New Year's Honours list? He is the person who has recently equaled the record of Michael Schumacher for winning the maximum number of Formula One titles. इतनी बड़ी हिंट दे दी। अगर आपको इसका आंसर नहीं याद रहा है तो बहुत बुरी बात है, बिकॉज वेन ही वॉन फॉर द 7th टाइम, तब मैंने पढ़वाया भी था आपको। We have learned about him when he won for the 7th time the championship titles. लुइस हैमिल्टन नाम है, ठीक है। ये आपको याद नहीं आया, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। लुइस हैमिल्टन मैंने पढ़ाया था that he won the championship for the 7th time and he equaled the record of winning the maximum title with Michael Schumacher, ठीक है। लुइस हैमिल्टन नाम है उनका। इतना ही लिख लो that US government will be the first in the world to develop a nuclear reactor on the surface of the moon, ठीक है, by 2026। लिख लो। यूएसए के एजेंडा कुछ अलग ही है, ठीक है। Okay guys, should I go ahead? हो गया सबका? वेरी गुड आदित्य, ऐसे ही याद आना चाहिए, सबको याद आना चाहिए दैट दे विल ऑल्सो बी एस्टैब्लिशिंग अ सेल्यूलर नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून विथ नोकिया। नासा और नोकिया मिलके मून के सरफेस पे सबसे पहला सेल्यूलर नेटवर्क भी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, आई एम गोइंग अहेड।
ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपने नेशनल एंथम को अमेंड किया है, अमेंड मतलब चेंज किया है, टू ऑनर द इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम का नाम क्या है? जैसे हमारे नेशनल एंथम का नाम है जन गण मन, इन द सेम वे नेशनल एंथम का नाम क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। ठीक है, एंड इट वॉज कंपोज बाय पीटर मॉककॉर्मिक। बस इतना ही लिख लो, बाकी कुछ मत लिखना। और ये पता होना चाहिए दैट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपने एंथम को अमेंड किया था टू ऑनर इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क लाइक दिस कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपना नेशनल एंथम अमेंड किया है टू ऑनर द लोकल और इंडिजिनियस पीपल? द आंसर इज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। इंडिजिनियस पीपल मूवमेंट आर वेरी मच प्रेवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने अभी वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडिजिनियस पीपल मूवमेंट ऑफ यूएसए। मैंने आपको पढ़ाया था यूएसए के बारे में भी, या यूएसए में भी इंडिजिनियस पीपल वर डिमांडिंग सर्टेन राइट्स। ठीक है, ये जो आप सुन रहे हो, आई एम नॉट टू बी ब्लेम। ठीक है, वो कोई यहाँ पे डीजे लेके घूम रहा है, पता नहीं। My house is located on the roadside, so I am really, really sorry for this. आप लोगों को कुछ चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं ले लूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो गाइस, ये हो गया, मैं जाओ आगे। Should I go ahead, guys? चलो, which state officials won Digital India Award 2020? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 केरला। मैं भी एक्सपेक्ट करता था केरला जीतेगी, लेकिन मैं शॉक हो गया कि कौन जीता था। तो इसका रिवर्स क्या होगा? यूपी और बिहार में से कोई एक? द आंसर इज बिहार। Because the government of Bihar has used the technology in a very efficient way to tackle the corona crisis in Bihar. ठीक है, through direct benefit transfer, through various initiatives digitally, they have reached to the citizens of the Bihar in a more effective way. ठीक है, इस कारण के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। ठीक है।